बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो खैर रावलेट्स में आतिफ वक्कास और आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशंस के बाकी 6 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पहले 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए थे चैप्टर नंबर 7 के। तो ऑसिलेशन के इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 6 आप देखें, इसमें कहते हैं A block weighing 4 kilogram extends a spring by 0.16 meters from its unstretched position. The block is removed and a 0.50 kilogram body is hung from same spring. If the spring is now stretched and then released, what is its period of vibration? नाउ यहाँ पर एक मास स्प्रिंग सिस्टम की बात की गई है। वर्टिकली सस्पेंडेड एक स्प्रिंग है जिसमें पहले एक मास अटैच किया गया है 4 किलोग्राम का, जिससे एक्सटेंशन आई है 0.16 मीटर। तो क्वेश्चन के पहले हिस्से में हम स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करेंगे और फिर हम क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में, यानी जिसमें वो कहते हैं कि 0.50 किलोग्राम का एक मास उसी सिस्टम के साथ सस्पेंड करें तो टाइम पीरियड फाइंड करें। तो हम उसका पीरियड, टाइम पीरियड का सिंपल जो फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे मास स्प्रिंग सिस्टम का। तो गिवन डेटा पहले हम यहाँ से देखें तो उसमें कहते हैं गिवन डेटा में क्या क्या है। गिवन डेटा इसमें इन्होंने दिया है जी मास दिया है 4 किलोग्राम। फिर इन्होंने कहा है कि इस मास को सस्पेंड करने से जो एक्सटेंशन आती है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। एक्सटेंशन x is 0.16 meters. Now the block is moved and a 0.50, अब एक दूसरा मास, ये पहला मास था और जिसकी वजह से ये एक्सटेंशन आई थी। अब दूसरा मास लेके आएंगे, so that would be m2 and 0.5 किलोग्राम, हाफ के जी 0.50। सो क्या करना है, अब इस दूसरे मास के लिए टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड यहाँ पे हम लिख लें, रिक्वायर्ड जो है दैट इज टाइम पीरियड t, टाइम पीरियड पूरा लिख लेते हैं, t is unknown. Now generally the formula for time period is आप जानते हैं मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला, सो दैट इज t equals 2 pi square root of mass divided by the spring constant. Now अगर आप डेटा देखें तो यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट k गिवन नहीं है, तो पहले हम स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड कर लेते हैं और फिर इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पर चूंकि टाइम पीरियड सेकेंड मास के लिए मांगा गया है तो इसके साथ सब्सक्रिप्ट में 2 लिख लेता हूँ, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। लेकिन चूंकि k स्प्रिंग कांस्टेंट है, वही स्प्रिंग यूज़ हो रही है दोनों में, तो इसलिए k के साथ 1 या 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सॉल्यूशन इसका करने से पहले मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि हमने k पहले फाइंड करना है, तो इसको भी सॉल्यूशन का हिस्सा बना लेते हैं क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले चूँकि हम जानते हैं F इज इक्वल टू kx एंड यहाँ पर F जो है वो mg है, वेट है। सो mg इज इक्वल टू kx। मैं नेगेटिव साइन नहीं पुट कर रहा, मैं जस्ट इसके न्यूमेरिकल वैल्यू में इंटरेस्टेड हूँ कि एक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन पुट नहीं किया जो कि हुक्स लॉ के अंदर मौजूद होता है। बहरहाल यहाँ से इन दोनों को जब हम कंपेयर कर लें तो kx इज इक्वल टू
mg ये आ जाता है। अब g की वैल्यू गिवन डेटा के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि मास स्प्रिंग सिस्टम अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर सस्पेंडेड है तो g वहाँ पर लाजमी मौजूद होता है। तो वो भी यहाँ पर मैं ऑलरेडी लिख लेता हूँ पर स्क्वायर सेकंड। k इज़ देन mg डिवाइडेड बाई x। अब कौन सा x और कौन सा मास हम इसके लिए यूज़ करेंगे? जिस मास के लिए एक्सटेंशन गिवन होगी हमें वही मास यूज़ करना है। तो हमें गिवन है m1 के लिए एक्सटेंशन, तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पे भी 1। अब यहाँ पे हम इसको प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं। k इज़ इक्वल टू m1 की जगह वैल्यू पुट कर लेंगे 4, g की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 9.8, डिनोमिनेटर में x1 है तो उसकी जगह 0.16 आ जाएगा। और इसको आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से वैल्यू आती है 245 न्यूटन्स पर मीटर, दैट इज़ द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k। अब हमारे पास इस फार्मूला के लिए सारी चीज़ें आ गई हैं। m2 ऑलरेडी गिवन है, कि हमने फाइंड कर लिया। तो जब हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, नाउ इसको इक्वेशन 1 कहेंगे। सो नाउ पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 वी गेट, और यहाँ पर टाइम पीरियड का फार्मूला उसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ m2 is 0.50 and then we have spring constant जो कि ऑलरेडी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ से इसको सॉल्व करें तो टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास आ जाती है t is 0.28 सेकेंड्स। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन के वक्त अलाउड होता है, आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, लेकिन पहले ये इरेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट ज़रा देखें। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज़ 1 सेकंड, व्हाट इज़ इट्स फ्रीक्वेंसी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में 2 डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड गिवन है, उसकी लेंथ मांगी है, और फिर उसी पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है। तो लेंथ फाइंड करने के लिए हम टाइम पीरियड का फार्मूला यूज़ करेंगे, और फ्रीक्वेंसी इज़ जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो वो दोनों आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो गिवन डेटा यहाँ पे क्या है? गिवन डेटा में सबसे पहले तो टाइम पीरियड गिवन है, टाइम पीरियड एंड दैट इज़ t एंड दैट इज़ 1 सेकंड। Then gravitational acceleration, acceleration due to gravity, या सिंपली हम ग्रेविटी कह दें, जो कि ऑलरेडी हमें मालूम है, g इज़ 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अगर अदरवाइज स्टेटेड ना हो कि ये पेंडुलम कहाँ पे पड़ा हुआ है और कोई ऐसी ख़ास सिचुएशन नहीं बताई गई, तो हमने इसको हमेशा ग्राउंड पे, अर्थ सरफेस पे एज्यूम कर लेना है जहाँ पे ग्रेविटी की ये वैल्यू होती है। अब रिक्वायर्ड जो है, एक तो हमें उस पेंडुलम की लेंथ फाइंड करनी है, L इज़ अननोन। सेकेंडली हमें उसी पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी भी फिर फाइंड करनी है, सो दैट इज़ फ्रीक्वेंसी F, जो कि अननोन है। नाउ फार्मूला फॉर लेंथ इज़ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का जो फार्मूला है दैट इज़ 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाई G। इस फार्मूला को हमने लेंथ के लिए सिंप्लीफाई करना है, रीअरेंज करना है, और फिर इसी को यूज़ करके हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो आपके पास t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L डिवाइडेड बाई G आ जाएगा। अब जो चीज़ें उधर मल्टीप्लाइड है, यानी 4 पाई स्क्वायर उधर मल्टीप्लाइड है, हमें L को अकेला छोड़ना है, वो इधर आकर टाइम स्क्वायर के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास L के लिए जो फार्मूला होगा वो t स्क्वायर
g नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड विथ g डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, ऊपर था वो नीचे आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर। एक तो ये फार्मूला हो जाएगा किसके लिए, ये पहले पार्ट के लिए, लेंथ के लिए। अभी चूँकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो वो फार्मूला भी इधर हम आसानी से लिख सकते हैं। सेकेंड फार्मूला इज़ फॉर फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, सो इट इज़ अनदर फार्मूला जो कि 2 होगा। सोल्यूशन क्या है, अब सोल्यूशन बड़ा सिंपल है, जस्ट इस फार्मूलों के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। तो लेंथ के लिए हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, सो पुटिंग values in equation 1 या फार्मूला 1 कह सकते हैं, we get, हमें क्या मिलता है, L equals T स्क्वायर है तो T 1 है तो उसका स्क्वायर भी 1 ही आएगा, मैं लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाइड विथ G दैट इज़ 9.8 ग्राउंड पे अर्थ सरफेस पे, 4 मल्टीप्लाइड विथ 3.14 स्क्वायर। सो ये 3.14 का जो स्क्वायर है वो ऑलमोस्ट 9.8 के इक्वल आता है, तो इसलिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 डिवाइडेड बाई 4 से हमारे पास आ जाता है 0.25 मीटर्स। सो लेंथ हमें मालूम हो गई है 0.25 मीटर्स, और अब हमने जो है फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो इसलिए नाउ पुटिंग वैल्यूज in equation 2 we get, so it's very simple, f equals 1 divided by 1 because 1 second time period है, यूनिट फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, सो फ्रीक्वेंसी इज 1 हर्ट्ज या 1 CPS साइकिल्स पर सेकंड। तो इस तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिमूव करना है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 8, अ स्प्रिंग हुज स्प्रिंग कांस्टेंट इज 80 न्यूटन पर मीटर vertically supports a mass of 1 kilogram is at rest position. Find the distance by which the mass must be pulled down so that on being released it may pass the mean position with velocity of 1 meter per second. ये अगेन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड है। तो गिवन डेटा यहाँ से पिक करते हैं। सबसे पहले स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट K that is given is 80 newtons per meter, ठीक है। vertically supports a mass of 1 kg, so mass is given is 1 kg. फाइंड क्या करना है, the distance by which the mass must be pulled down so that on being released it may pass the mean position with velocity of 1 meter per second. velocity भी given है। अच्छा, रिक्वायर्ड क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। एक्चुअली इन्होंने कहा है कि इसको कहाँ तक स्ट्रेच करके छोड़ा जाए, तो जब सबसे पहली डिस्प्लेसमेंट जहाँ से आप इसको रिलीज़ करते हैं, आइडियली ये दोबारा उसी पॉइंट पे आएगा एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद, तो इसलिए मीन पोजीशन से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। सो एम्पलीट्यूड इज़ रिक्वायर्ड, amplitude is the unknown quantity in this particular question, so x naught is unknown. Now formula for amplitude यहाँ पर हमने अब वेलोसिटी के फार्मूला से निकालना है, क्योंकि हमें गिवन डेटा को देखना होता है। अब वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, वेलोसिटी जो है
इन्होंने ये जो वेलोसिटी हमें दी है ये मीन पोजीशन पे वेलोसिटी है, क्योंकि व्हेन इट पास द मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पे जब कोई हार्मोनिक ऑसिलेटर पास होता है तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर मैं वी नॉट लिखूँगा। अब बड़ा सिंपल है, वी नॉट का अपना फार्मूला है, इट इज़ रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड दिस वे, वी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट। अब ओमेगा हमें मालूम नहीं है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए। इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम है। तो यहाँ पर मैं के डिवाइड बाई एम इस तरह लिखूँगा और इस सब को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा ही लिखूँ, इसको मल्टीप्लाई करूँगा एक्स नॉट के साथ। ये मैंने इसको ब्रैकेट में इसलिए बंद किया क्योंकि आप जल्दी में कैलकुलेटर में जब वैल्यूज़ पुट करते हैं तो कहीं ऐसे ना हो कि एक्स नॉट को भी स्क्वायर रूट के अंदर ही आप इज्यूम कर लें, फिर आंसर गलत आएगा। तो पहले ओमेगा की वैल्यू के बाई एम अंडर द रूट इससे फाइंड कर लें और फिर उसको पुट करके यहाँ से आप वेलोसिटी या एक्स नॉट की वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो एक्स नॉट के लिए हमें इसको लिखना है तो इसको रीअरेंज करते हैं, ये के बाई एम उस साइड पे आकर एम बाई के हो जाएगा। सो एक्स नॉट इज़ वी नॉट टाइम्स, इसको पहले लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, और ये हो जाएगा एम डिवाइडेड बाई के। सो दिस इज़ द फार्मूला विच वी हैव टू यूज़, और इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, सारी वैल्यूज़ गिवन है। फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। इसमें हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 we get what we get, x naught equals v naught, that is 1. so you not need to write it, but still I am writing it ताकि आपको पता चले। m is 1, again 1 divided by 80. so इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें। स्क्वायर रूट है, ये आपको दो मुख्तलिफ वैल्यूज़ देगा, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी, बट हमें इसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू, और सॉल्व करने से पता चलता है इट इज़ 0.11 मीटर्स। सो दैट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑसिलेटर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट आप देखें। 800 gram body vibrates simple harmonic motion with amplitude 0.30 meters. The restoring force is 60 Newton and the displacement is 0.30 meter. Find out time period t, acceleration a, velocity v, kinetic energy, potential energy. कब? when the displacement is 12 centimeter. so given data हम जल्दी यहाँ से उठाएं। given data में इन्होंने कहा है कि एक ऑसिलेटर है जिसका मास गिवन है, मास m, that is 800 grams. so it means 0.8 किलोग्राम। क्यों? क्योंकि इसको हमने 1000 पे डिवाइड कर देना है ताकि ये किलोग्राम्स में आ जाए। एक किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, इसलिए मैंने इसको 1000 पे डिवाइड किया जिससे 0.8 किलोग्राम आया। नाउ दूसरी जो चीज़ गिवन है यहाँ पे, दैट इज़ एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड is given as x naught, that is 0.30 meters. Now find the फिर रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स F is given as 60 Newton and डिस्प्लेसमेंट अगेन उसकी भी यही दी गई है। ज़ाहिर है जब आप सस्पेंड करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा किस लेंथ तक जाता है वही उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है। स्टैटिकली स्प्रिंग कांस्टेंट के फाइंड करने का तरीका ये होता है कि आपको एक्स नॉट गिवन हो, आपको फोर्स गिवन हो तो F डिवाइड बाई एक्स नॉट से डायरेक्टली आपके पास के आ जाता है। तो ये वैल्यूज के लिए गिवन है
लेकिन हमने कुछ और फाइंड करना है एक्चुअली। हमें कहा गया है कि जब डिस्प्लेसमेंट 12 सेंटीमीटर हो, जाहिर है ऑसिलेटर जब ऑसिलेट करता है तो डिफरेंट टाइम उसकी डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होती है, तो जिस वक्त उसकी डिस्प्लेसमेंट 12 सेंटीमीटर हो उस वक्त वो सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सो डिस्प्लेसमेंट इज़ 12 सेंटीमीटर्स। अगेन इसको मुझे मीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो इससे 100 पे डिवाइड करेंगे। सेंटी इज़ 1 डिवाइडेड बाई 100, सो 12 बाई 100 से 0.12 मीटर्स आता है। ठीक, अब रिक्वायर्ड पे जाते हैं। 5 मुख्तलिफ चीज़ें मांगी हैं। एक तो जनाब टाइम पीरियड है, ठीक है, टी अननोन है। दूसरा एक्सलरेशन है, ए अननोन है। तीसरी जो चीज़ है हमें फाइंड करनी है दैट इज़ वेलोसिटी, 3 वेलोसिटी है। फिर हमें फाइंड करना है जनाब काइनेटिक एनर्जी, और उसके बाद फाइनली हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। अब 5 मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ के 5 मुख्तलिफ फार्मूले भी चाहिए होंगे, तो हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, ज़ाहिर है ये मास स्प्रिंग सिस्टम ही हो सकता है, इफ़ अदरवाइज नॉट स्टेटेड हम इसको मास स्प्रिंग सिस्टम ही मानेंगे। तो वहाँ से फार्मूला टाइम पीरियड का होता है जी T इज़ 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई k। दूसरा है एक्सलरेशन। अब एक्सलरेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप जानते हैं एक्सेलरेशन इज़ ओमेगा स्क्वायर x लिख सकते हैं, या आप लिखेंगे जी k बाई m, क्योंकि मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए k बाई m टाइम्स x। हमें इस वक्त उसकी एक्सेलरेशन चाहिए जब डिस्प्लेसमेंट x हो। तीसरा जो फार्मूला हमारे पास आएगा वो वेलोसिटी के लिए होगा। सो एक्सेलरेशन का एक तो ये फार्मूला ऑलरेडी आई होप आपको याद होगा, जस्ट मैंने ये किया है ma इज़ इक्वल टू के एक्स, वो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के स्टार्ट में हुक्स लॉ और न्यूटन लॉ को कंपेयर करने से मिलता है, तो ये वाला फार्मूला है। वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी का फार्मूला यूज़ करेंगे। सो वेलोसिटी इज़ ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या इसको ज़्यादा बेहतर हालत उसकी ये होगी क्योंकि ओमेगा गिवन नहीं है, पहले हमें ओमेगा फाइंड करना होगा स्क्वायर रूट के बाई एम से, तो मैं डायरेक्ट वो इधर फार्मूला में लिख लेता हूँ। हम इस तरह कर लेंगे के बाई एम और फिर ब्रैकेट के अंदर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये लिख लेंगे। तो इस तरह से इस फार्मूला के ज़रिए हमें वेलोसिटी मिलेगी। अब जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, तो एम के साथ वी स्क्वायर करें ये फार्मूला, या सिंप्लीफाई करें, थोड़ा सा हमें ज़्यादा जगह चाहिए होगी, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर से आप इधर से डिराइव भी कर सकते हैं, या अगर आपको डायरेक्ट याद है ज़्यादा अच्छी बात है वो यहाँ पे यूज़ करें। एंड फाइनली वी हैव फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज़ बी, फाइनली पोटेंशियल एनर्जी इज़ हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये सारे हमारे पास फार्मूले हैं। अब इसमें एक चीज़ अननोन है एंड दैट इज़ स्प्रिंग कांस्टेंट के, जो कि इन सब फार्मूलों में आलमोस्ट सब फार्मूलों में यूज़ होनी है। तो हमें सबसे पहले के फाइंड करना है और फिर बाकी चीज़ें हम आसानी से इन फार्मूलों के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। के कहाँ से मिलेगा? अब के के लिए फोर्स भी मालूम है, डिस्प्लेसमेंट भी मालूम है, आसानी से आपको मिल जाएगा। के इज़ F divided by X. So F is 60, X is 0.30। यहाँ पर हम X नॉट पुट करेंगे। स्टार्ट में रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों गिवन थी, तो वो इसलिए गिवन थी। सो यहाँ से हमें मिलेगा 60 न्यूटन डिवाइडेड बाय
0.30। सो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ से 200 न्यूटन पर मीटर आता है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है। अब इस वैल्यू को हम सबसे पहले फार्मूला 1 में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलता है इक्वेशन 1 का, ये t इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड विथ 3.14, यहाँ मल्टीप्लाइड विथ स्क्वायर रूट ऑफ मास डिवाइडेड बाई स्प्रिंग कांस्टेंट। सो मास इज 800 and spring constant is 200। सो यहाँ से आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। इफ़ आई एम नॉट मिसिंग समथिंग, यस ये 0.8 है, क्योंकि हमने यहाँ पर ग्राम्स में नहीं किलोग्राम्स में पुट करना है, तो 0.8, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इधर से आएगा आपके पास t दैट इक्वल्स, कैलकुलेटर यूज़ कर लें, इससे आ जाएगा आपके पास 0.397 और 0.4 सेकेंड्स। सो पहला रिज़ल्ट आ गया है टाइम पीरियड का 0.4 सेकेंड्स। अब हम दूसरे फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं, ये एक रिज़ल्ट हो गया। फार्मूला 2 इज़ फॉर एक्सेलरेशन। Now putting values in equation 2 we get, इसमें वैल्यूज पुट कर लें तो एक्सेलरेशन आपके पास आ जाती है k by m। k is 200 यहाँ पे है, so 200 divided by m, that is 0.8 kilograms, and again multiplied with x, so x is given as 0.12 meters, so 0.12। इसको जब आप सॉल्व करते हैं, यहाँ से आपको वैल्यू मिलती है एक्सेलरेशन, एंड दैट इज 30 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। So this is the acceleration which you get from here। टेक्स्ट बुक में ये पहले दो के आंसर्स जो टाइम पीरियड का है उसने 1.3 सेकंड दिया है, मेरी कैलकुलेशन से ये आता है। और दूसरा जो इन्होंने टाइम पीरियड दिया है, सॉरी एक्सेलरेशन का आंसर जो बताया उसने इन लोगों ने 3 बताया है, लेकिन आप चेक कर लें तो ये 30 मीटर पर स्क्वायर सेकंड आता है। नाउ वी मूव टू वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए मुझे ये थोड़ी सी सॉल्यूशंस सॉल्व करनी होंगी। वेलोसिटी यहाँ पे मैं पुट करूँगा, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 3। इसके लिए हमें इक्वेशन 3 में वैल्यूज पुट करनी है, बाकी के हमें बार बार यूज़ करना है तो वो नहीं मिटाता। इक्वेशन 3 वेलोसिटी है, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k जो है k इज़ 200 divided by m is 0.8, and again यहाँ पर square of 0.3 minus square of 0.12, ये आपने इस तरह करना है। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है 4.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो वेलोसिटी की आपके पास ये वैल्यू आ जाती है 4.3 मीटर पर सेकेंड। and then we move to kinetic energy. Kinetic energy is just हाफ के x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऑलरेडी फार्मूला मौजूद है, तो उसमें भी अगर आप वैल्यूज पुट कर लें काइनेटिक एनर्जी इज़, ये बात बार बार लिखनी होती है, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, 2 और 3 जो भी आपने नंबर दिए होते हैं। बहरहाल जब आप इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर लें काइनेटिक एनर्जी में, आपके पास 1/2 ये 200 है k, और फिर 0.3 का स्क्वायर
0.3 का स्क्वायर माइनस 0.12 का स्क्वायर, ये कर लें तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आती है। अब ये आंसर जो है ऑप्शंस, ये वाला आंसर बुक में भी ठीक है, 7.6 जाउल आता है। 7.58 इस तरह कुछ आता है, लेकिन राउंड ऑफ करें तो 7.6 जाउल ही आता है। सो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई है। और इसी तरह अगर पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूला में वैल्यूज पुट कर लें, सो पोटेंशियल एनर्जी फिर हो जाती है 1/2 K is 200 and X is 0.12, सो इसका स्क्वायर एंड इससे आ जाएगा, जो सॉल्व कर लें तो इससे आ जाता है 1.44 जाउल्स। तो ये भी बुक में भी सही आंसर दिया गया है। सो ये रिजल्ट्स हो गए हैं। तो जो टाइम पीरियड है और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, उनकी आंसर्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं। मेरे पास कुछ और आए हैं, बुक में वो आंसर्स कुछ और हैं, लेकिन ज़ाहिर है दिस इज़ हाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर हमने कोई और गलती की होती तो ये के की वैल्यू ही बार बार मैंने यूज़ की है, तो इन दोनों में भी गलती आती। सो बहरहाल हमने के की वैल्यू कम से कम सही कैलकुलेट की है। बाकी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम पीरियड की कैलकुलेशन आप एहतियात से करें, हो सकता है आपके पास वही रिज़ल्ट आए, लेकिन यहाँ पर आलमोस्ट जो भी फार्मूले मैंने यूज़ किए हैं ये सही हैं और आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक हैं, तो इससे ये आंसर्स आ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड of an object oscillating at the end of a spring. If the equation for its position at any instant t is given by x equals 0.25 cos of pi by 8 times t, find the displacement of the object after 2 seconds. 4 मुख्तलिफ चीज़ें मांगी हैं और हाँ 4 चीज़ें मांगी हैं। पहले एम्पलीट्यूड, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर टाइम पीरियड और देन डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड्स। सो इसमें गिवन डेटा पहले आप वहाँ से उठाएं। गिवन डेटा में सिंपली इतना कहा गया है कि डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज़ 0.25 टाइम्स cos of pi डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स t, ये इन लोगों ने दिया है। और जी हमने बहुत सारी चीज़ें फाइंड करनी हैं, तो रिक्वायर्ड को थोड़ा सा मैं ऊपर लिख लूँ, यहाँ पे आ जाएगा रिक्वायर्ड कई चीज़ें हैं, लाइक हमने एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, x0, फिर हमने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करने हैं। सो टाइम पीरियड लिख लेते हैं, t इज़ अननोन, देन फ्रीक्वेंसी इज़ अननोन, f, एंड फाइनली हमने फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट 2 सेकेंड बाद। एक गिवन डेटा में t भी है, लेकिन वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए था जब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। यहाँ पे लिख लें या गिवन डेटा में लिख लें, हर जगह आप लिख सकते हैं, मत बहरहाल ये गिवन है। अब फार्मूला क्या होगा एम्पलीट्यूड के लिए, तो चूंकि ये फार्मूला गिवन है, सो जनरल फार्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर
जो कि which is at extreme position at t is equal to 0। जब स्टॉप वॉच स्टार्ट करता है और उस वक्त वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो फार्मूला में कॉज होगा। ऑलरेडी इस कॉज से मुझे अंदाज़ा हुआ है कि जब टाइम 0 था तो वो एक्सट्रीम पोजीशन पे था, तो उसके लिए जनरल फार्मूला यूँ होगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट टाइम्स कॉज ऑफ ओमेगा टी, इस तरह लिख सकते हैं। या अगर ओमेगा की जगह आप इस तरह लिखें एक्स नॉट कॉस टाइम 2 पाई एफ टाइम्स टी, फ्रीक्वेंसी लिख लें। या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स नॉट कॉस 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, यानी फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टी। तो ये सारे जनरल फॉर्म्स हैं, इसको आप लिख सकते हैं। हमें ऑलरेडी ये वाला गिवन है, सो इनको मैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 लिख लूँगा, ये मोर जनरल फॉर्म है। तो सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 को गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर करूँगा। सो हम यूँ लिखेंगे कंपेयरिंग, ये सॉल्यूशन है, इसको आप हेडिंग दे सकते हैं सॉल्यूशन की। सो हम क्या कंपेयर करने जा रहे हैं, जो फार्मूला इन्होंने दिया है और जो हमने जनरल फार्मूला लिखा है। सो कंपेयरिंग द गिवन फार्मूला टू इक्वेशन 1। सो एक्स नॉट इधर 0.25 और इधर 0.25 मीटर्स, ये हो जाएगा जी एम्पलीट्यूड। अगेन इसमें एक और चीज़ भी हमें मिलती है, एंड ओमेगा इज़ पाई डिवाइडेड बाई 8, ओमेगा की वैल्यू इधर से मिल जाएगी। तो हमें चूँकि टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो टाइम पीरियड का ओमेगा के साथ रिलेशन है, तो इसलिए हमें टाइम पीरियड का फार्मूला इधर वैसे लिख लेना चाहिए था, सारों के फार्मूले लिख लेने चाहिए थे। तो ये मैं इधर लिख लेता हूँ, ये तो पहले के लिए हो गया। टाइम पीरियड के लिए ये हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, ये टाइम पीरियड के लिए हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी के लिए फिर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई द टाइम पीरियड। एंड फाइनली और कौन सी चीज़ है, x। तो x के लिए तो सेम फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वेशन 1, बट जस्ट इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। सो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, टाइम पीरियड पे। नाउ टाइम पीरियड is t is equal to 2 pi divided by pi divided by 8, so it becomes 2 pi multiplied with 8 by pi, pi cancels with pi, and time period is 16 seconds. Frequency is just reciprocal of time period, so frequency is f equals 1 by t is 1 by 16 hertz. And finally, what should be the displacement? So displacement के लिए again मैं equation 1 यूज़ करूँगा, और ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि हमें जगह मिले। Putting values in equation 1. तो हमें क्या मिलता है, x that is 0.25 multiplied with cos of pi divided by 8 multiplied with 2। याद रहे, आप जब कैलकुलेटर इस्तेमाल करें और उसमें इस तरह की वैल्यूज़ आई हों कि उसमें पाई इन्वॉल्व हो, तो आप कैलकुलेटर को पहले रेडियंस में कन्वर्ट करें।
या अगर आप कैलकुलेटर को रेडियंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो पहले पाई बाई यानी इसको सॉल्व करके इससे पाई बाई 4 आ रहा है, इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करें। पाई बाई 4 रेडियन जो है वो 45 डिग्री के इक्वल है। तो फिर आपके पास इस प्रॉब्लम से यानी काज ऑफ 45 हो या काज ऑफ पाई बाई 4 हो, 45 डिग्री हो या पाई बाई 4 रेडियन हो, दोनों 0.707 ये रिज़ल्ट देते हैं। और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज़ 0.18 जो है वो मीटर्स। अगर तो ये 0.25 मीटर्स में हो, और तो अगर ये सेंटीमीटर्स में होता तो फिर ये सेंटीमीटर्स में लिखते। लेकिन बहरहाल दिस इज़ हाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो x इज़ 0.18 मीटर। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दलो अल्लाह पामान।